हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट का एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले द लॉ ऑफ लिमिटेशन फाइंड इट्स रूट इन द मैक्सिम्स इंटरेस्ट रिपब्लिके ut sic finis litium, which means that in the interest of the state as a whole there should be a limit to litigation, and vigilantibus non dormantibus juras sub veniet, which means the law will assist only those who are vigilant with their rights and not those who sleep upon it. इसका पहले हम जान लेते हैं लिमिटेशन एक्ट यूज कहाँ होती है। लिमिटेशन का मतलब ही होता है परिसीमा। लिमिटेशन मतलब किसी चीज पे कोई रोक लगाई जा रही है, कोई लिमिटेशन लगाई जा रही है। क्यों लगाई जाती है ये इसलिए लगाई जाती है ताकि आप अपने रेमेडी लेने के लिए, जैसे आपका कोई राइट था, उस राइट को अगर आप इन्फोर्स करवाना चाहते हो कोर्ट में जाके, कोई क्रिमिनल कोर्ट में या कोई सिविल कोर्ट में, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है जिसमें आपको अपना वो राइट इन्फोर्स करवाना है। ऐसा नहीं कि आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब आपकी नींद खुलती है तब आप जा रहे हैं अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने। इसलिए लिमिटेशन एक्ट की नीड हुई और ये 1963 में ये बन गई। इसकी मैक्सिम से भी हमें यही मालूम पड़ता है कि जो पहली मैक्सिम होती है इंटरेस्ट रिपब्लिके ut sit finis litium वाली, इसका मतलब होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज अ होल देयर शुड बी अ लिमिट टू लिटिगेशन। मतलब स्टेट के इंटरेस्ट में, राज्य के इंटरेस्ट में, शासन के इंटरेस्ट में एक लिटिगेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए। लिटिगेशन का मतलब होता है केस लगाना। ठीक है, केस लगाने पे एक लिमिट होना चाहिए। क्यों? ताकि मल्टीसिप्लिटी ऑफ लिटिगेशन ना हो, बहुत सारे केसेस ना लग जाए, इसलिए एक लिमिट होना चाहिए। और दूसरी, विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सब विनियट, व्हिच मींस द लॉ विल असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट विद देयर राइट्स एंड नॉट दोज हु स्लीप अपॉन इट। लॉ सिर्फ उन्हीं को असिस्ट करेगी, सिर्फ उन्हीं की सहायता करेगी जो अपने राइट के प्रति विजिलेंट है, ना कि उनकी जो अपने राइट के प्रति सो रहे हैं। मतलब अगर आपके पास कोई राइट है तो अवेयर रहो अपने उस राइट से कि आप उसे कब इन्फोर्स करवा सकते हैं, कैसे इन्फोर्स करवा सकते हैं। सोते मत रहिए। अगर आप सोते रहेंगे तो लॉ आपको असिस्ट करना बंद कर देगी। The law of limitation specify the statutory time frame within which a person may initiate a legal proceeding or a legal action can be brought. एक लिमिटेशन आप पे लगाई जाती है, एक स्टेटरी टाइम फ्रेम होती है जिसमें आप एक लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, एक लीगल एक्शन को ला सकते हैं। If a suit is filed after the expiry of the time prescribed, it will be barred by the limitation. It means that a suit brought before the court after the expiry of the time within which a legal proceeding should have been initiated will be restricted. मतलब आपका जो लिमिटेशन टाइम पीरियड था, अगर एक बार वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद आपने कोई सूट लगाया है तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाएगा। मतलब लिमिटेशन उस पर बार लगा देगी, रोक लगा देगी। मतलब कोर्ट के एक्सपायरी पीरियड के बाद, टाइम की एक्सपायरी पीरियड के बाद अगर आप कोर्ट में केस लगाते हो, एक लीगल प्रोसीडिंग लगाते हो, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। ये हुआ इसका इंट्रोडक्ट पार्ट। बात करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्ट की। ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बना है? द लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब अ टाइम पीरियड विद इन विच अ राइट कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये एक टाइम पीरियड बताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोर्ट ऑफ लॉ में आप किसी राइट को इन्फोर्स कब तक करवा सकते हो, उसके लिए एक टाइम पीरियड ये प्रिस्क्राइब करता है। The time period for various suit has been provided in the schedule of the act. इस एक्ट में कुछ शेड्यूल्स है जहाँ पे अलग अलग केसेस के टाइम पीरियड लिमिटेशन बताई गई है। मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट लिटिगेशन फ्रॉम बीइंग ड्रैग्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस व्हिच लीड्स टू इफेक्टिव लिटिगेशन। एक इफेक्टिव लिटिगेशन वो होती है जिसमें क्विक डिस्पोजल ऑफ केस हो, न्याय मिलने वाले को जल्दी न्याय मिले, अननेसेसरी डिले ना हो। तो इस एक्ट का मेन पर्पस यही है कि एक लिटिगेशन को अन्यथा अननेसेसरीली खींचा नहीं जाए, लंबे पीरियड तक नहीं खींचा जाए, उसका क्विक डिस्पोजल हो ताकि इफेक्टिव लिटिगेशन हो पाए। एक केस था बालकृष्णन वर्सेस एम ए कृष्णमूर्ति। In this case, the Supreme Court held that the Limitation Act is based upon a public policy which is used for fixing a lifespan of a legal remedy for the purpose of general welfare. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि लिमिटेशन एक्ट एक पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड एक्ट है जिसका पर्पस है एक लीगल रेमेडी के लाइफ स्पैन को फिक्स करना, कि एक लीगल रेमेडी आपको कब तक मिलेगी, कितने दिनों तक मिल सकती है, कितने दिनों तक आप इन्फोर्स करवा सकते हैं, उसे फिक्स कर देती है ताकि जनरल वेलफेयर हो, जबरदस्ती के अननेसेसरी केसेस नहीं बढ़े। And the Limitation Act contains 32 sections and 137 articles and the articles are divided into 10 parts. टोटल 32 सेक्शन है इस एक्ट के अंदर, 137 आर्टिकल्स हैं, और ये जो 137 आर्टिकल्स है ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और ये वही आर्टिकल्स है जो अलग अलग केस की लिमिटेशन आपको बताते हैं।
तो आइए देखते हैं इस एक्ट के बारे में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये एक्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये एक्ट सिर्फ इंडिया में लगती थी, इसमें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूड था, बट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होती है। whether the act is exhaustive, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है दूसरी चीजों को भी लेने वाला, मतलब जितने भी केसेस हैं क्या सारे लिमिटेशन एक्ट के अंदर आएंगे, क्या जितने भी मैटर होते हैं वो सारे लिमिटेशन एक्ट के अंदर आएंगे, इसका मतलब होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव एक टर्म होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो, तो ये बताता है कि द लिमिटेशन एक्ट इज एग्जॉस्टिव विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर एक्सप्रेसली डील्ड इन इट। मतलब एक लिमिटेशन एक्ट एग्जॉस्टिव सिर्फ उन चीजों के लिए है, सिर्फ उन मैटर्स के लिए है जो इसके अंदर दिए हैं, जो मैटर एक्सप्रेसली इसके अंदर दिए गए हैं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है, एक नाउन होती है एनालॉजी, दैट मीन्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शोज अ वे इन विच दे आर सिमिलर। मतलब दो चीजों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो और बोल रहे हो कि देखो अरे वाह ये कितने सिमिलर है। तो एनालॉजी मतलब कि आप जो चीज इस एक्ट में नहीं दी है वो चीज को आप इस एक्ट में दी हुई किसी चीज से कंपेयर करके बोलते हो कि ये तो सिमिलर है, चलो इस पे भी लिमिटेशन एक्ट लगा देते हैं, तो नहीं, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एनालॉजी। एंड ऑर्डिनरीली द एक्ट अप्लाइज ओनली टू सिविल केसेस एक्सेप्ट इन द मैटर एक्सप्रेसली एंड स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पस। इस एक्ट की अगर अपन ऑर्डिनरी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा एक्सेप्शंस हैं, अगर कोई स्पेशली कोई एक्सप्रेसली कोई पर्पस के लिए कोई मैटर इसके अंदर दिया है तो उस पर ये अप्लाई होगी। अदरवाइज ऑर्डिनरली अगर आप इसे देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिविल केसेस में ही ये अप्लाई होती है। फिर हम देखते हैं इसके रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब समझ लेते हैं पहले। Generally, it means to take a look back at the events that already have taken place. Retrospective एक ऑपरेशन होता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आप उन इवेंट्स को देख रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ therefore means application of law to facts or actions which exist even prior to the date of the said law is promulgated. रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन लॉ के अंदर इसका मतलब होता है आप उन फैक्ट्स को, उन एक्शन को देख रहे हो जो इस लॉ के आने के पहले थी। मतलब इस लॉ के आने के पहले भी अगर कोई केसेस लग रहे हैं तो अगर उनमें से कोई लिमिटेशन के बाद लगे हैं तो क्या उन्हें लिमिटेशन एक्ट को सहन करना पड़ेगा, क्या लिमिटेशन एक्ट उन पे अप्लाई होगा। तो देयर आर वेरियस केसेस इन विच द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट लिमिटेशन एक्ट इज अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। मतलब बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि लिमिटेशन एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होती है नेचर में, मतलब कि इनका ऑपरेशन रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इसके पहले हुए केसेस में भी ये एक्ट अप्लाई होगा। सम केस लॉ आर बीके एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड पराग गुप्ता एंड एसोसिएट, एंड द अदर इज थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस में ये क्लैरिफाई करा था कि द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज अ प्रोसीजरल लॉ, इट विल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। एक प्रोसीजरल लॉ होती है, ये प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है ये इसमें दिया जाता है जिससे कि आप इन्हें पहले भी अप्लाई करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन भी करेंगे। फिर हम देखते हैं लिमिटेशन बार्स रेमेडी। देख लेते हैं कि ये लिमिटेशन एक्ट आपके किस चीज को बार कर देता है, क्या करने से आपको रोक लेता है। आपने अगर किसी से कोई पेमेंट लिया या आपने किसी को मान लीजिए 1 लाख रुपए दिए, आपका वापस 1 लाख रुपए आप ले लें, ये आपका एक राइट होता है, ठीक है। और रेमेडी क्या होता है कि अगर आपने उससे पैसे एग्रीमेंट पे दिए, लिखवा के दिए, तो आप कोर्ट में जाके अपने पैसे मांग सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं अपने राइट को। आप जब अपने राइट के लिए कुछ इन्फोर्समेंट लाते हैं वो होती है उसकी रेमेडी। अगर आप उस टाइम पीरियड को निकलने के बाद अपने राइट की रेमेडी मांगने जाएंगे तो लिमिटेशन एक्ट आपकी वो रेमेडी को बार कर देगा, रोक लेगा। सेक्शन 3 of the act lays down the general rule that if any suit, appeal or application is brought before the court after the expiry of the prescribed time, then the court shall dismiss such suit, appeal or application as time barred. मतलब एक जनरल रूल है कि अगर आप कोई केस, कोई अपील या कोई एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के बाद कोर्ट में लाओगे तो कोर्ट उसे डिसमिस कर देगी सिर्फ और सिर्फ टाइम बार्ड के ग्राउंड पे, बोल देगी कि ये टाइम बार्ड है, मतलब इसको आप नहीं ला सकते। The law of limitation only bars the judicial remedy and does not extinguish the right. मतलब ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये सिर्फ आपकी जुडिशियल रेमेडी को बार करता है, आपके राइट को एक्सटिंग्विश नहीं करता है। मतलब मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था कि आपसे 1 लाख रुपए लेना है, आपके 1 लाख रुपए आपको लेना है,
सिर्फ और सिर्फ आपके 1 लाख रुपए के राइट को, रेमेडी को हम लिमिटेशन एक्ट से बाहर बोल रहे हैं। पैसे आपने दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, लेने का आपका अधिकार है, लेकिन प्यार से दे रहा है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। जुडिशियल रेमेडी आपकी बाहर आ चुकी है। The Supreme Court in Punjab National Bank and others versus Surendra Prasad Sinha held that the rules of limitation are not meant to destroy the rights of the parties, and Section 3 only bars the remedy but does not destroy the right which the remedy relates to. और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी केसेस में क्लियर किया है, और एक केस है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो लिमिटेशन के रूल्स हैं वो पार्टीज के राइट्स को डिस्ट्रॉय करने के नहीं होते हैं, ये सिर्फ उनकी रेमेडी पे बार लगाते हैं। जिस चीज की वो रेमेडी है उन राइट को ये लोग नहीं छेड़ते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड इन बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। एक और केस है जिसमें भी स्टेट्यूट ऑफ लिमिटेशन ओनली बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। इस केस में भी कोर्ट ने यही माना था कि जो लिमिटेशन के रूल्स है, लॉ है, वो सिर्फ रेमेडी को बार करते हैं, डेप्ट को या आपके किसी राइट को ये लोग बार नहीं करते हैं। ये हुआ है लिमिटेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके बाद हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन पढ़ने में हमें काफी मदद मिलेगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लॉ से रिलेटेड दूसरी वीडियोस के लिए। थैंक यू।